बैकग्राउंड का रिवॉल्ट पढ़ा था, राइट, कि आखिर रिवॉल्ट हुआ क्यों। तो कल की क्लासेस में हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स की एंट्री इंडिया में कब हुई, किस बात की हंसी आ रही है इतने, मैंने ऐसा बोल दिया, सॉरी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा था बैकग्राउंड का रिवॉल्ट का बैकग्राउंड। आ जाओ जल्दी आओ, क्या टाइम हो रहा बेटा ये, हाँ क्या, हाँ जल्दी जल्दी जल्दी, सेटल डाउन फास्ट, ठीक है, शांति। क्या पढ़ा था कल हमने, रिवॉल्ट ऑफ 1857, और उसका बैकग्राउंड देखा था कि आखिर ये जो रिवॉल्ट हुआ वो क्यों हुआ। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ 1600 के अंदर यहाँ पर ब्रिटिशर्स की एंट्री हो गई एंड कई सालों तक उन्होंने, करीबन 250 सालों तक जो है यहाँ पर सब चीज़ें हम पे रूल करा, अलग अलग एरिया को कॉन्क्वेस्ट करा, एनेक्स करा एंड फाइनली एक समय आता है 1857 में जब पब्लिक उनके अगेंस्ट क्या कर देती है, रिवॉल्ट कर देती है। बट हमने देखा कि इस रिवॉल्ट के पीछे एक इमीडिएट रीजन भी था। वो इमीडिएट रीजन क्या था, कार्ट्रेज वाला इशू। जैसे कि हमने देखा कि क्या होता है जब भी कोई लड़ाई होती है तो एक इमीडिएट रीजन होता है कि किस चीज ने उस बात के, मतलब बात में चिंगारी का काम किया होगा जिसके कारण वो लड़ाई भड़क गई, बट उसके पीछे लोगों का फ्रस्ट्रेशन जो होता है वो ऑटोमेटिकली बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि वो चिंगारी का काम अगर किसी चीज ने किया था तो वो क्या था, यहाँ पर कार्ट्रेज इशू। कार्ट्रेज इशू में मैंने आपको बताया था 1853 में हमारे यहाँ एनफील्ड राइफल मस्केट जो है वो लॉन्च हुआ था, जिसके चलते यहाँ पर डिफरेंट टाइप की राइफल्स आई थी, जिसमें एक तरीके का पेपर केस जो है उसे यहाँ पर बनाया गया, जिसमें क्या होता था, बुलेट भी होती थी एंड यहाँ पर गन पाउडर भी होता था। और इस पेपर के ऊपर जो है एक ऑयल से ग्रीसिंग होती थी जिसको बोलते थे टेलो एंड लार्ड। क्या बोलते थे, टेलो एंड लार्ड। टेलो मतलब होता था यहाँ पर गाय की चर्बी, काऊ का फैट, एंड लार्ड मीन्स होता था यहाँ पर पेग का फैट। तो यहाँ पर इस तरीके का उस समय में एक अफवाह फैली जो कि बाकी के सभी सिपाहियों को क्या हो गया, पता चल गई। जब एक जगह पता चली, उन लोगों ने इस बात के खिलाफ एक्शन लिया, तो बदले में ब्रिटिशर्स ने उन्हें उठाकर जेल में डाल दिया। तो बहरामपुर में ऐसा हो चुका था, फिर और भी जगह ये बात फैली, बट उन्हें सप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया। फिर फाइनली हमने देखा मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पर जो 34th नेटिव इन्फेंट्री रहती है उसके अंदर एक सिपाही रहता है, क्या नाम रहता है, मंगल पांडे। उसने इस चीज़ को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं किया एंड जो ब्रिटिश ऑफिसर थे उसे क्या कर दिया, शूट कर दिया। इस बात से जो है ये रिवॉल्ट बहुत बुरी तरीके से भड़क गया। देन सभी सिपाहियों ने डिसाइड करा कि अब हम मेरठ से मार्च करेंगे और मार्च करते हुए कहाँ जाएंगे, दिल्ली की ओर मूव करेंगे। कौन बैठा है दिल्ली के अंदर, मुगल्स में कौन बैठा है, बहादुर शाह जफर। इतना जोर क्यों देना पड़ रहा है ऐसे करके, कौन बैठा है, बहादुर शाह जफर। बच्चे से एक्टिंग करते बस याद आ ही गया, बता नहीं पा रहे, भले ही मन में सोच रही हूँ, अब मेरी तरफ मत देखो, ठीक है। तो यहाँ पर फिर ये लोग बहादुर शाह जफर के पास जाते हैं और उसे फोर्स करते हैं कि हम पूरे इंडिया के अंदर जो है यहाँ पर ये कैंपेन लॉन्च कर रहे हैं और आपको जो है सिल साइन करके देना है, आपको हम नेशनल लीडर जो है वो डिक्लेयर करेंगे। क्या वो विलफुली इस बात को एक्सेप्ट करता है, नहीं, बट उससे फोर्सफुली इस बात को मनवाया जाता है और जो रिवॉल्ट है इसे यहाँ पर लॉन्च कर दिया जाता है। सो कल की क्लास में हमने देखे थे इसके कई सारे कॉजेस। मार्टियर मतलब क्या होता है, शहीद, ठीक है। तो कॉजेज में फर्स्ट कॉज क्या देखी थी, सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज। इसके अंदर हमने देखा कि एक कानून आया था, एक एक्ट आया था जिसका नाम क्या था, रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट, जिसके अंदर क्या डिसाइड किया गया था, इंटरकास्ट मैरिजेस को अलाउ किया गया था कि अगर कोई लड़का चाहता है क्रिश्चियन धर्म में या किसी और धर्म में शादी करनी है तो कर सकता है एंड तब भी वो अपने प्रॉपर्टी के राइट्स को इनहेरिट करेगा, उसे प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं किया जाएगा। तो ये डिसाइड हुआ था कौन से कानून में, रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1846 में। तो लोगों ने इसको एक तरीके से सोसाइटल इंटरफेरेंस के तौर पे लिया कि यहाँ पर हमारी सोसाइटी में छेड़छाड़ हो रही है, धर्म का मजाक बनाया जा रहा है, कि कन्वर्जन, एंड कहीं ना कहीं ये बात सच भी है, ये अपने आप को, अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए ही किया गया था। इतने कोई मॉडर्न नहीं हो गए थे कि वो चाहते थे कोई भी कुछ भी करे। अल्टीमेट एम क्या था, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना ही था। सो यहाँ पर ये कानून आया। नेक्स्ट क्या देखा था, एबॉलिशन ऑफ सती। क्या बिलीव्स थे इसके पीछे, जब कोई महिला सती होगी तो क्या मिलेगा, पुण्य मिलेगा, उस आदमी को भी जो मर गया और एज वेल एज उसकी पूरी फैमिलीज को भी, जनरेशन को भी। तो इससे क्या गलत प्रैक्टिस होने लगी, लड़कियों को परचेज करके लाते थे एंड देन उनको यहाँ पर बर्न कर दिया जाता था। तो इस तरीके से प्रॉब्लम जब देखी गई तो फिर किसने बैन किया था इसे, विलियम बेंटिक।
ऐसे बोला था मैंने, बेन से बेंटिक याद रखना। तो विलियम बेंटिक ने क्या याद रखा था, विलियम बेंटिक ने क्या करा यहाँ पर, इसे एबॉलिश कर दिया। किसकी मदद से किया था, राजा राम मोहन रॉय, उन्हीं की खुद की भाभी को सती किया जा रहा था, तब उनसे ये चीज़ नहीं देखी गई थी। देन ही रियलाइज कि इसे बैन करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि भाभी से जिस लेवल का रिश्ता होता है तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये प्रैक्टिस बहुत गलत है। दूसरे पे हो रही है ओके हम माइंड नहीं करते, बट जब हमारे घर में होती है तब कोई भी इस चीज़ को टॉलरेट नहीं करता। नेक्स्ट क्या है, विडो रीमैरिज एक्ट, कौन सा ईयर है, 1856। इसके अंदर महिलाओं को दोबारा शादी करने के अधिकार दिए गए, तो इसे भी एक तरीके से इंटरफेरेंस के तौर पे लिया गया कि हमारे बिलीव्स अलग है, हम लोग उन्हें अलग ट्रीटमेंट देते हैं, और उन्होंने यहाँ पर उन्हें जो है नॉर्मल लाइफ जीने का अधिकार दे दिया। नेक्स्ट क्या था, एबोलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर रोक लगाना कि अब इस तरीके की कोई भी प्रैक्टिस नहीं होगी, इलीगल माना जाएगा। नेक्स्ट क्या था, इंट्रोडक्शन ऑफ वेस्टर्न मेथड्स ऑफ एजुकेशन। पहले गुरुकुल सिस्टम होता था, बट अब यहाँ पर क्या हो गया, इस तरीके के स्कूल्स वगैरह बनाए गए। साथ ही साथ लॉर्ड मेकाले आया था, उसने यहाँ पर इंग्लिश एजुकेशन जिसमें आज आप लोग पढ़ाई करते उसे क्या करा था, इंट्रोड्यूस करा था। तो इसे एक तरीके से जो है यहाँ पर इंटरफेरेंस के तौर पे लिया गया। एक्चुअल में हमारी जो सोसाइटी थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी, है तो सभी के सभी इंडियंस, बट एक होता है अर्बन क्लास, एक होता है रूरल क्लास। तो अधिकतर पढ़े लिखे लोग तुम्हें कहाँ मिलेंगे, अर्बन क्लास में मिलेंगे। तो अर्बन क्लास में जो भी पढ़े लिखे लोग हुआ करते थे, उस जमाने में लोग जो है फॉरेन में एजुकेशन लेने जाते थे। अभी आज हमारे लिए जाना इतना ईजी नहीं रह गया है, बट उस समय में लोग जो है हमारे यहाँ से एजुकेशन लेने जाते थे, बॉम्ब बनाना सीखने जाते थे, इनके खिलाफ कैसे षड्यंत्र करना ये सीखने जाते थे। तो पहले आवाजाही पे इतनी कोई रोक नहीं हुआ करती थी, तो बहुत ईजी था, कोई लंदन जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। तो मैं आपको बता रही हूँ एजुकेशन के बारे में। तो कई सारे लोग बाहर पढ़ने भी जाते थे और उससे बहुत इन्फ्लुएंस होते थे। फिर जब वो वहाँ पे जाके वहाँ के स्कॉलर्स को स्टडी करते थे या वहाँ की सोसाइटी को पढ़कर आते थे, तो उन्हें इंडियन सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लूप होल्स नज़र आते थे। तो यहाँ पर हमारी सोसाइटी दो पार्ट में डिवाइड हो गई थी कि हमारे यहाँ जो शहर में लोग रहते थे जो पढ़े लिखे थे, उन्हें लगता था ब्रिटिशर्स आर गुड फॉर अस, अगर ब्रिटिशर्स हैं तो हमारा कुछ ना कुछ क्या होगा, अच्छा होगा, वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर वो रहेंगे तो हमारे यहाँ डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ होगी, प्लस हमारे यहाँ लोग भी एजुकेटेड होंगे। बट वहीं अगर हम बात करें रूरल लोगों की, तो उन्हें ब्रिटिशर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते थे। उन्हें लगता था ये हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में पूरी तरीके से चेंज करके रख दे रहे हैं। तो जब मॉडर्न एजुकेशन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया तो काफ़ी लोगों ने इसे क्रिटिसाइज करा, बट कुछ सपोर्टर्स भी थे। सो फाइनली ये जो है हमारे यहाँ इंट्रोड्यूस हो गया। तो ये भी सोसाइटल कॉज में आया। ये सोसाइटल कॉज में क्यों आया, बोलो? क्योंकि ये सोसाइटी में चेंज हो रहा है, सोसाइटी का जो पैटर्न है उसके अंदर चेंज हो रहा है, तो ये सोसाइटल कॉजेज में आपने देखा। नेक्स्ट क्या है, पॉलिटिकल कॉजेज। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पॉलिटी में भी कई सारे चेंजेस होंगे। पढ़ो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन। एक्सपांशन मतलब क्या होता है, बिल्कुल किसी चीज का विस्तार करना या बड़ा करना। अब ये एक पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स के एक्सपांशन करने का। अब एक्सपांशन की अगर हम बात करें तो मैंने कल तुम्हें बैकग्राउंड दिया कि भाई वो लोग इंडिया में आए, इंडिया में ट्रेड के पर्पज से आए थे, बट धीरे से कहाँ शिफ्ट हो गए थे, टुवर्ड्स टेरिटरी एरिया की तरफ। फिर उन्होंने धीरे धीरे टारगेट करा, सबसे पहले कहाँ कैप्चर किया, बंगाल में, फिर मैसूर हो गया, मराठा हो गया, फिर आपका हैदराबाद निज़ाम हो गया, फिर ऊपर सिंध हो गया, अलग अलग एरिया। तो मोर देन 80% एरिया जो है वो अब किसके अंडर में हो चुका था, ब्रिटिशर्स के अंडर में। अभी तो फिलहाल 50 ही हुआ है। अब इन्हें समझ में आया और भी एरिया कैप्चर करना है, क्या करें, तो अपने एक्सपांशन के लिए इन्होंने डिफरेंट पॉलिसीज बनाई, और उसी में एक पॉलिसी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है जिसका नाम क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को हिंदी में बोलते हैं चलो कौन सी पॉलिसी आई है यहाँ पर, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसको हिंदी में बोला जाता है हड़प नीति। क्या बोलते हैं, हड़प नीति। हड़पना मतलब क्या होता है, क्या वो चीज आपकी थी, नहीं थी, बट आपने दूसरे की चीज को हड़प लिया है, कब्जा कर लिया है। तो ये हड़प नीति यही बोल रही है कि जो एरिया इनका नहीं है ये उसको क्या कर लेंगे, हड़प लेंगे, उस पर कब्जा करेंगे। अब कैसे करेंगे, तो देखो आपने यहाँ पर देखा कि इंडिया के अंदर उन्होंने मैक्सिमम एरिया जो है, अराउंड इतना पूरा एरिया जो है वो अपने अंडर में तो ले ही लिया था। अब उन्हें समझ में आया रिमेनिंग एरिया को करना है तो क्या किया जाए, तो अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट पॉलिसीज बनाने लगे। एंड उसी के चलते कौन सी पॉलिसी इंट्रोड्यूस हुई, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जिस गवर्नर जनरल ने इसे इंट्रोड्यूस करा था उसका नाम था डलहौजी।
क्या नाम था? डलहौजी। कैसे याद रखोगे? डी से डॉक्ट्रिन और डी से डलहौजी। तो डलहौजी ने इसे जो है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। अब क्या हुआ, जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो इन्होंने देखा यहाँ पर एक पैटर्न चलता है कि अगर राजा है तो राजा के बाद राजा का बेटा ही क्या बनता है? राजा बनता है। बट जरूरी नहीं है हर राजा के पास बेटा ही हो, किसी के पास बेटी भी हो सकती है। तो हमारे यहाँ क्या होता था, एक पर्टिकुलर ग्रुप बना के रखा जाता था, शुरू से ही हर राजा बना के रखता था। क्योंकि क्या है, अगर राजा है कल को उसका बेटा एक्सपायर हो गया, उस केस में क्या होगा? क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज़ होती थी, आपने देखा होगा टीवी सीरियल्स मूवीज़ में भी कि किस तरीके की कॉन्स्पिरेसी होती थी उसके अगले सक्सेसर को किल करने के लिए। तो यहाँ पर एक ग्रुप बना के रखा जाता था और उसमें कुछ ऐसे बच्चे जो हैं उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी जो भविष्य में राजा के पद के लिए दावेदार हो सकते हैं। बट जब उनमें से किसी कैंडिडेट को चूज करते थे तो उसकी बायोलॉजिकल फैमिली से पूरी तरीके से कनेक्शन कट करवा देते थे कि आप अपने परिवार से कोई भी यहाँ पर रिश्ता नहीं रखोगे। एंड उसी में से किसी बच्चे को उठाते थे और उसे एडॉप्टेड सन का दर्जा दिया जाता था, दत्तक पुत्र। क्या होता है एडॉप्टेड सन? बोलो। किसी को गोद ले लेना, एग्जैक्टली। तो यहाँ पर क्या होता था, राजा किसी बच्चे को अडॉप्ट कर लेता था और उसे अपना अगला वारिस या अगला सक्सेसर जो है वो डिक्लेयर कर देता था। ये सिस्टम था, नॉर्मली स्मूथली चल रहा था, कोई इशू नहीं था। जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि अरे इंडिया में ये सब भी चलता है, अडॉप्टेड सन सिस्टम भी होता है, बोले हमारे यहाँ तो रियल कोई नहीं मानते, ये लोग अडॉप्टेड को भी अपना बेटा मान लेते हैं, तो उन्होंने बोला नहीं, अब से ये सिस्टम नहीं आएगा। एक नई पॉलिसी आई है जिसका नाम क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी जो है वो ये बोलेगी कि अगर कोई किंग जो है उसका अगर कोई लीगल मेल हेयर या फिर उसका कोई ऐसा वारिस नहीं है जो कि कौन हो? बेटा हो, तो इस केस में उसका जो राज्य है उससे हड़प लिया जाएगा या फिर छीन लिया जाएगा, उसे हम क्या कर लेंगे? एनेक्स कर लेंगे। तो चलो अब तुम लोग कैसे याद रखोगे? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? बोलो। हड़प नीति। तो क्या था उसके अंदर? बिल्कुल, अगर कोई राजा है और उसका वारिस नहीं है इस दुनिया में, अगर कोई लड़का उसका मौजूद नहीं है, तो उसका स्टेट किसके पास चला जाएगा? ऑटोमेटिकली ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा। अब ऐसे कई सारे स्टेट हुआ करते थे जिनको उस समय में हड़प लिया गया था, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एमपी का ही है। कहाँ पर? झांसी। रानी लक्ष्मीबाई के साथ भी यही हुआ था, उनका जो बेटा था वो अडॉप्टेड था, तो उनसे भी उनकी झांसी क्या कर ली गई थी? छीन ली गई थी। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें तो फिर उदयपुर, भगत, ऐसे कई सारे छोटे छोटे स्टेट्स हुआ करते थे जिन्हें सिर्फ और सिर्फ कौन सी पॉलिसी के अंडर? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर उन्हें छीन लिया गया। और अब और भी एरिया किसके अंडर में आ गया? ब्रिटिशर्स के अंडर में आ गया। तो जनता ये चीज़ ऑब्जर्व कर रही थी, राजा महाराजाओं के मन में भी इस बात का गुस्सा था कि ये क्या अजीब सी पॉलिसी लेके आ गए हो कि अगर मेरा वारिस नहीं हुआ तो आप स्टेट को छीन लोगे। तो इस तरीके से इन्होंने अपने एक्सपांशन के चलते इस पॉलिसी के अंडर भी क्या किया? यहाँ पर एक्सपांशन किया। और कई सारे ऐसे स्टेट थे जिन्हें इस पॉलिसी के अंडर ले लिया गया। बाद में उन लोगों ने दावा किया कि नहीं हमारा रियल बच्चा ही था, कुछ जगह पे तो गलत भी साबित हुए ब्रिटिशर्स, एंड फिर उन्होंने उस एरिया को लौटाया भी। गॉट इट? तो ये कौन सी पॉलिसी थी? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये जो पॉलिसी बनाई गई है ये पॉलिटिक्स के अंदर बनाई गई है, इसलिए किस कॉज के अंदर आएगी? पॉलिटिकल कॉजेज। कि पॉलिटी के अंदर भी यहाँ पर क्या किया जा रहा है? इंटरफेरेंस किया जा रहा है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब देखो इसके चलते सतारा, नागपुर, झांसी महाराष्ट्र में आता है, सतारा, ऐसे कई सारे स्टेट थे जिन्हें ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर में ले लिया था। नेक्स्ट क्या है? सब्सिडरी अलायंस। तो सब्सिडरी अलायंस की अगर हम बात करें तो ये भी इनकी एक तरीके की एक्सपांशन पॉलिसी ही हुआ करती थी। अब बात करेंगे अगर हम सब्सिडरी अलायंस की, तो सब्सिडरी अलायंस के अंडर भी इन्होंने किंग्स को टारगेट किया। इन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि इन लोगों के बीच में बहुत ही ज़्यादा आपसी मतभेद हैं और ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो इस बात का फ़ायदा कैसे उठाया जाए। तो यहाँ पर इस पॉलिसी के अंडर इन्होंने डिसाइड किया कि हमेशा इंडियंस के बीच में हमें वर्क करना है एक मॉडल पे, और उसे बोलेंगे डिवाइड एंड रूल। क्या बोलेंगे? डिवाइड एंड रूल। कि उन्होंने देखा ये लोग तो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो इनको आपस में ही इंगेज रखो, एंड उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। तो एक दिन ये आइडिया आता है लॉर्ड वेलेज़ली के मन में। किसके मन में? लॉर्ड वेलेज़ली के मन में। तो इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किसने किया था? वेलेज़ली ने किया था। ठीक है,
तो ब्रिटिशर्स में ही एक बंदा रहेगा जिसका नाम क्या रहेगा, वेलेज़ली। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अब और क्या किया जाए कि इंडिया के एरिया को हम यहाँ पर एक्सपांड कर सकें। तो उसने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी जिसका नाम क्या था, तुम क्या बोलना चाहते हो, एस साइलेंट है, वेलेज़ली बोलते हैं उसको, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस पॉलिसी की। तो इस पॉलिसी के अंदर क्या था, तो ये भी एक्सपांशन की ही एक पॉलिसी थी। अब इसके अंदर इन्होंने किंग्स को टारगेट किया था कि राजाओं के दिमाग से कैसे प्ले करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पर इनके कुछ टारगेट्स थे, वो हम देखते हैं इन्होंने क्या किया। जश को कितनी हंसी आ रही है कि बोले मुझे क्या करना, कुछ भी बोलो। अब अगर हम बात करें सब्सिडरी अलायंस के अंडर में, ये क्या था, तो ये एक तरीके की ट्रीटी हुआ करती थी, या फिर आप इसको एग्रीमेंट भी बोल सकते हो। और ये एग्रीमेंट किनके बीच में होने वाला है, तो दो पार्टीज के बीच में होने वाला है। दो पार्टीज के बीच में होने वाला है। एक कौन रहेगा, किंग्स, या फिर आप बोल सकते हो प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट से क्या समझते हो, बिल्कुल राजा रजवाड़े। एंड सेकेंड पार्टी कौन होने वाले हैं यहाँ पर, ब्रिटिशर्स। तो इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट किया गया जिसे क्या बोला गया, सब्सिडरी अलायंस। अब एग्रीमेंट के अंदर क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। तो कुछ पॉइंट्स रखे गए थे इंपॉर्टेंट, जिसके चलते वो इंडिया के एरिया को और भी ज़्यादा यहाँ पर एनेक्स कर सके। तो क्या पॉइंट्स रखे थे, तो अब ये सभी को क्लियर है कि कई सारे यूरोपियंस यहाँ पे ट्रेड के पर्पज से आए थे। मतलब सिर्फ ब्रिटिशर्स यहाँ पर मौजूद नहीं थे, ब्रिटिशर्स के अलावा और भी लोग थे, जैसे कि कौन कौन, जल्दी बोलो। पोर्चुगीज, डच, डेनिश, फ्रेंच एटसेट्रा। जिसमें मैंने आपको बताया ट्रेड रेस से सभी को एलिमिनेट कर दिया था। दो ही बचे थे, वो कौन थे, फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स। एंड ब्रिटिशर्स के मन में हमेशा खतरा बना रहता था कि अगर हमने इंडिया के किसी राजा से लड़ाई करी है तो वो जाके फ्रेंच से क्या कर लेगा, हाथ मिला लेगा, और दोनों मिलकर फिर किससे लड़ने लगेंगे, ब्रिटिशर्स से लड़ने लगेंगे। तो इन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि किसी दूसरे यूरोपियन के साथ इन्हें किसी तरीके का कोई एग्रीमेंट यहाँ पर नहीं करने देना है। तो इस एग्रीमेंट के चलते कुछ पॉइंट्स यहाँ पर डिसाइड किए जाते हैं, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, सबसे पहले इसमें राजा से प्रॉमिस लिया जाता है टू डिसबैंड हिज आर्मी। राजा अपनी आर्मी को क्या कर देगा, डिसबैंड कर देगा। मतलब अब से राजा खुद की आर्मी नहीं रखेगा। तो अगर राजा के पास आर्मी ही नहीं है तो वो किस बात का राजा, उसके पास कोई पावर बचा क्या, नहीं बचा, वो तो आम आदमी हो गया। अगर उसके पास आर्मी नहीं है, किसी तरीके का कोई पावर नहीं है। तो पहला पॉइंट क्या बोला गया, टू डिसबैंड ऑन आर्मी, कि आपको खुद की आर्मी नहीं रखनी है। अब खुद की नहीं रखोगे तो फिर किसकी आर्मी रखोगे, तो बोला आपकी आर्मी जो है वो किसी काम की नहीं है, लड़ने जाती है लाखों की संख्या में और हार के आ जाती है। तो हम आपको वेल ट्रेंड यूरोपियन सोल्जर्स देंगे। तो किसकी आर्मी देखने को मिलेगी, ब्रिटिशर्स की आर्मी देखने को मिलेगी। तो राजा कौन है यहाँ पर, बोलो, इंडियन। राजा कौन है, इंडियन। एंड आर्मी की अगर मैं बात करूँ तो आर्मी किसकी है, ब्रिटिशर्स। तो क्या होगा इससे, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, क्या होगा इससे, क्या होगा आर्यंश, कभी भी राजा और ब्रिटिशर की लड़ाई होगी तो ब्रिटिशर्स ही जीत जाएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि कल को अगर किसी भी तरीके के इश्यूज वगैरह होते हैं यहाँ पर किसके साथ में, इंडियन रूलर के साथ में, तो हमेशा कौन पावर में रहेगा, ब्रिटिशर्स पावर में रहेंगे, क्योंकि वो तो आर्मी लेके खड़े। और इंडियन राजा की आर्मी तो उन्होंने पहले ही क्या कर दी है, छुड़वा दी है। दूसरी चीज यहाँ पर बोला गया, ये जो आर्मी हम आपको प्रोवाइड करेंगे तो इस आर्मी का खाना खर्चा कहाँ से चलेगा, तो बोला गया उसके लिए पैसा कौन प्रोवाइड करेगा, किंग्स प्रोवाइड करेंगे। तो राजा ने बोला मैं क्यों प्रोवाइड करूंगा, बोले इसलिए प्रोवाइड करोगे कि देखो आपके जो दुश्मन है वो आसपास ही बैठे हैं। जैसे कि आप देखोगे कि जब भी लड़ाई होती है, जैसे कि सपोज नीचे मैसूर में लड़ाई होगी तो ऊपर मराठाओं ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया, इधर साइड में हैदराबाद के निज़ाम ने ब्रिटिशर्स का साथ दिया। तो इस तरीके से इन्हें समझ में आ गया ये लोग आपस में ही क्या करते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो इन्होंने इंडियन राजाओं को ये बात समझाई कि कल को अगर तुम्हारा पड़ोसी तुमसे लड़ने आया तो तुम तो तैयार नहीं रहोगे, बट हमारी आर्मी हमेशा आपकी मदद करने के लिए खड़ी रहेगी। तो इसलिए आपको इस आर्मी का क्या करना होगा, खर्चा उठाना होगा। राजा ने बोला मेरे पास इतना पैसा नहीं है जितना आप डिमांड कर रहे हो। बोले कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, बदले में आप हमें की जितनी भी ज़मीन है, कई सारी ज़मीनें जो है वो हमें दे दो और हम उसके ऊपर टैक्स लगाकर जो है पैसा कमा लेंगे और उससे आर्मी को क्या कर लेंगे, फीड कर लेंगे। तो पहला पॉइंट तुम लोग याद रखो, इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, डिसबैंड ऑन आर्मी। कौन सी पॉलिसी है ये, सब्सिडरी अलायंस, जिसको मैंने आपको बताया ये ब्रिटिशर्स की एक तरीके की एक्सपांशन पॉलिसी थी। कौन सी पॉलिसी थी, एक्सपांशन। जब ये खत्म होगा तो तुम खुद कंक्लूड कर दोगे कि एक्सपांशन कैसे हुआ। तो पहला पॉइंट क्या है, डिसबैंड ऑन आर्मी। सेकंड पॉइंट,
राजा को क्या प्रॉमिस किया है, कल को कोई दूसरा राजा लड़ने झगड़ने आएगा तो हम आपकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। तो इसके अंदर ये प्रॉमिस लिया जाता है, इनके साथ एग्रीमेंट किया जाता है कि आप हमारी परमिशन के बिना किसी और के साथ कोई और एग्रीमेंट या ट्रीटी नहीं करोगे या किसी और पे अटैक भी नहीं करोगे। तो सपोज इंडिया के अंदर अगर कोई स्टेट है, अगर हम बात करें जैसे ये मैसूर नाम का स्टेट है, अगर इस मैसूर के साथ इन्होंने क्या साइन कर लिया, बोलो, सब्सिडरी अलायंस, तो उससे बोला खाओ मम्मी कसम कि कभी तुम इस पर अटैक नहीं करोगे, मेरी परमिशन के बिना, मुझे बिना बताए कभी अटैक करने नहीं जाओगे। तो उसने क्या कर दिया, प्रॉमिस कर दिया। तो प्रॉमिस तो उससे ही लिया, बट बड़ा कौन बन गया यहाँ पर, ब्रिटिशर्स, कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको बचा रहे हैं, वो कभी आपसे लड़ने नहीं आएगा। तो इसके अंदर सेकेंड पॉइंट जो हुआ वो हुआ नो ट्रीटी ऑब्लिक एग्रीमेंट विथ एनी अदर रूलर। रूलर मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पर, इंडियन रूलर प्लस यूरोपियंस। अब पढ़ो इस पॉइंट को, क्या पढ़ के बताने को नहीं बोला है, समझो उसका मतलब क्या है। ना यूरोपियन से आपको कोई समझौता करना है, ना किसी इंडियन रूलर से हमारी परमिशन के बगैर। बिल्कुल। तो इसमें इनसे सेकंड प्रॉमिस क्या लिया गया कि आप हमें बताए बिना, हमें मतलब किसे नंदनी, जिससे पूछ वही बोलेगा, हमें मतलब किसे, ब्रिटिशर्स को बताए बिना। और ये प्रॉमिस किससे ले रहे हैं, तिलक, किससे प्रॉमिस ले रहे हैं, हाँ कौन कर रहा है, वेरी गुड, इंडियन रूलर्स। तो इंडियन रूलर्स से प्रॉमिस लिया जा रहा है कि हमें बताए बिना आप जो है किसी और के ऊपर कोई अटैक नहीं करोगे और न ही किसी और के साथ क्या करोगे, एग्रीमेंट करोगे। एंड उस राजा को बोला जा रहा है हमें आपको क्या दे रहे हैं, यहाँ पर प्रोटेक्शन दे रहे हैं। तो सेकंड पॉइंट क्या हुआ, नो ट्रीटी और एग्रीमेंट विथ एनी अदर इंडियन रूलर और यूरोपियन। अब ये दो पॉइंट हो गए, पहला क्या हुआ बोलो, मतलब उसकी आर्मी क्या कर ली, छीन ली। दूसरा उससे प्रॉमिस ले लिया कि हमें बिना बताए कभी किसी पर अटैक वटैक कर मत देना, उसने भी क्या बोल दिया, प्रॉमिस नहीं करूंगा। ठीक है, अब तीसरा इसके हाथ और कैसे काटने हैं, अब और तैयारी करेंगे कि और क्या क्या सोच सकता है, हमारी पहुंच से बाहर कैसे जा सकता है। तो अब क्या करना है, तो तीसरा प्रॉमिस उससे लिया जाएगा कि आप अपने कोर्ट में, अपने दरबार में किसी भी दूसरे यूरोपियन को सर्विस में नहीं रखोगे। अब इसका मतलब सोच के बताओ क्यों। इंफॉर्मेशन लीक में हो जाएगी ना मैम, अगर किसी और यूरोपियन से फ्रेंच को रख लिया तो उसको पता चल जाएगा कि कोर्ट में क्या चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल ये बात सही है। जैसे कि अगर ब्रिटिशर्स ने कल को दिक्कत करी इंडियन राजा के साथ में, अभी इंडियन राजा के खिलाफ क्या करना होगा, उसको लड़ना है, तो वो क्या करेगा, हो सकता है किसी दूसरे से जाके हाथ मिला ले और उसके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी कर ले। तो ब्रिटिशर्स को ये डर है मन में, तो उन्होंने अपने रेसिडेंट्स ऑलरेडी वहाँ पर छोड़ रखे हैं और उसे बोल रखा है कि आप जो है किसी भी दूसरे यूरोपियन को ब्रिटिशर्स के अलावा सर्विस में नहीं रखोगे, सबको नौकरी से क्या कर दो, बाहर कर दो। तो अब एक दिमाग लगाओ कि एक राजा जिससे प्रॉमिस लिया जा रहा है, तो वो राजा को हर तरफ से अकेला कर दिया गया है। अब वो बचा है और सिर्फ कौन बचे, ब्रिटिशर्स बचे। कल को उसकी मदद कर सकते थे वो दूसरे यूरोपियन, बट अब बचे क्या करने के लिए, नहीं। जैसे कि हम घर में जब छोटे रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो जब तक हमारे घर में मेहमान रहते हैं, हमारे मम्मी पापा हमें पीट पाते हैं क्या, नहीं। तो वो अदर यूरोपियन कौन है, ये मेहमान है। और जैसे ही वो जाते तो सिर्फ कौन बचता है, हम और मम्मी पापा, और फिर क्या होता है, घमासान युद्ध। तो बस यहाँ पे यही किया गया कि इंडियन राजा को पूरी तरह से क्या कर दिया गया, अकेला कर दिया गया कि उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं बचना चाहिए। तो कौन सी पॉलिसी साइन कराई गई उससे, सब्सिडरी अलायंस। तो ये भी एक कारण थी इस रिवॉल्ट के पीछे कि राजाओं के दिमाग के साथ खेला गया और उन्हें हर तरीके से निहत्था कर दिया गया। समझ में आया। पहला पॉइंट क्या था, डिसबैंड योर ओन आर्मी, राजा से उसके आर्मी रखने के अधिकार छीन लिए। उसकी आर्मी नहीं रहेगी तो किसकी आर्मी रहेगी, ब्रिटिशर्स की आर्मी रहेगी। मतलब राजा हर समय यहाँ पर जो है किसकी बंदूक के निशाने पर है, ब्रिटिशर्स की आर्मी के। तो उसे यहाँ पर प्रोटेक्शन के नाम पर और ज़्यादा उसे खतरे में डाल दिया गया। सेकेंड पॉइंट क्या हुआ, नो ट्रीटी और एग्रीमेंट। राजा को बोला गया अब किसी से भी लड़ाई झगड़ा हमसे बिना पूछे नहीं होगा, जब भी करना है तो पहले हमें बताना ताकि हम करने ही नहीं दे। ठीक है, तीसरा कौन सा है, नो अदर यूरोपियन इन सर्विसेज। तो इस तरीके से पूरा सब्सिडरी अलायंस साइन हुआ और कई सारे स्टेट को जो है इसके चलते एनेक्स कर लिया गया। एक बहुत ही फेमस स्टेट है नीचे मैसूर, मैसूर में क्या नाम था, टीपू सुल्तान।
टीपू सुल्तान को ऑफर किया गया था। जब टीपू सुल्तान ने नेपोलियन बोनापार्टा जो कि एक फ्रेंच था उसे लेटर लिखा था कि ब्रिटिशर्स मुझे बहुत दिक्कत दे रहे हैं, क्योंकि एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध के अंदर टीपू सुल्तान से पैसे मांगे गए थे 3 करोड़ और वो नहीं दे पाया था, तो 1.5 करोड़ उसने दे दिए थे और 1.5 करोड़ के बदले उसके दोनों बेटों को बंदी बनाकर ले गए थे। ये बात टीपू सुल्तान को अच्छी नहीं लगी थी, तो वो पूरा षड्यंत्र रच रहा था किससे लड़ने के लिए, ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए। एंड इसमें वो किसकी मदद ले रहा था, फ्रेंच की। और ये बात किसको पता चल गई थी, ब्रिटिशर्स को। तो उन्होंने उसे पहले ही ऑफर कर दिया था। पहले उससे पूछा क्या बात कर रहा था फ्रेंच से, बोले कुछ नहीं, बोले पक्का बता, बोले कुछ नहीं। फिर वो लेटर वेटर चैटिंग पकड़ा गई क्या चल रहा है, तो जैसे ही पता चला बोले कुछ बात नहीं कर रहा था ना, ओके चलो इसको साइन कर दो। एंड टीपू सुल्तान ने क्या बोल दिया, नहीं मैं इसको नो। टीपू सुल्तान ने क्या बोल दिया, नो मैं इसको साइन नहीं करूंगा। जब उसने साइन करने से मना कर दिया गया, एज ए रिजल्ट उसके साथ 4th एंग्लो मैसूर वॉर लड़ा जाएगा एंड उसको जान से मार दिया जाएगा। एंड अपने ही बंदे को कहाँ बिठा देंगे ये लोग, मैसूर में। एंड फिर उसके बाद मैसूर से क्या साइन करवाएंगे, सब्सिडरी अलायंस। तुम लोगों को क्वेश्चन में कभी देखने को मिल सकता है, क्या मैसूर ने कभी सब्सिडरी अलायंस साइन किया था, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। ड्यूरिंग टीपू सुल्तान, क्या जज किया था, नहीं, अरे एक बोलो किया था कि नहीं, टीपू सुल्तान ने नहीं किया था। तो स्टोरी समझ में आ गई। वो कौन सा पहला स्टेट था जिसने हैदराबाद, सॉरी जिसने आंसर बोल दिया, जिसने क्या किया था, सब्सिडरी अलायंस साइन किया था, वो था हैदराबाद। हैदराबाद का निज़ाम हर किसी के लड़ने में आ जाता था और पैसे लेता था बीच बीच में, तो सबसे पहले उसी से साइन कराया गया, बोले सबसे पहले तू ही साइन कर। तो ये क्या था, सब्सिडरी अलायंस। तो पॉलिटिकल लेवल पर तुम लोगों ने 2 डिस्टर्बेंस देखे कि हर कभी आते हैं और एक नई नई स्कीम लेके आ जाते हैं। पहली स्कीम कौन सी लाए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, बोले आज से नया रूल, अगर तुम्हारा बेटा वारिस नहीं है तो तुम्हारा स्टेट कौन छीन लेगा, ब्रिटिशर्स। फिर थोड़े ही दिन हुए थे, बोले अब से एक नया रूल और आ गया है, बोले क्या, बोले सबको क्या साइन करना पड़ेगा, सब्सिडरी अलायंस, और अगर नहीं करना है तो फिर क्या करो, लड़ाई करो, फिर हार जाओ, फिर इज्जत से यहाँ पर सब सौंप दो। तो ये इनका सेकेंड डिस्टर्बेंस हुआ इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडरी अलायंस। तो ये आप इनको पॉलिटिकल रीजन में ले सकते हो। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक कॉजेज। तो मैंने आपको बताया इस रिवॉल्ट के पीछे कई सारे कारण थे, तो ये हम पूरा बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं, ये सब लिखने में आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आपने 2 पॉलिसीज देख ली कि पॉलिटिक्स के थ्रू कैसे इंटरफेरेंस हुआ, अब कई सारे इकोनॉमिक कारण भी थे। इकोनॉमिक कारण का उदाहरण देती हूँ, जैसे तुम तुम्हारे मम्मी पापा से पैसे वैसे मंगवाते हो, कल को तुम्हारी उनसे लड़ाई हो जाए, तो जैसे कि उसमें अलग अलग रीजंस भी हो सकते हैं। सोशल रीज़न हो सकता है उनने तुम्हारे दोस्त के साथ तुम्हें कहीं जाने ना दिया हो, फिर इकोनॉमिक रीज़न हो सकता है कभी तुमने पैसे मांगे हो और उनने मना कर दिया हो, एंड एक दिन आएगा तुम उनसे लड़ लोगे, तब क्या होगा, रिवॉल्ट। तो वो पैसे वाला रीज़न किस में आएगा, इकोनॉमिक कॉजेज में। किस लड़ाई के पीछे कुछ ना कुछ इकोनॉमिक कॉजेज भी थे, पैसे से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ रीज़न था, समझ गए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे वो इकोनॉमिक कॉजेज क्या थे। सबसे पहले क्या लिखा है, सैम पढ़ो। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कहाँ पर, अच्छा तुम लिख रहे थे क्या, ये लिखवाऊंगी पूरे अभी मैं, डोंट वरी, अभी तो मैंने सिर्फ उसका ओवरव्यू दिया है, बहुत डिटेल है वो तो अभी। नेक्स्ट क्या है, इकोनॉमिक, अभी लिखना कुछ भी नहीं है बेटा, पहले समझ लो एक एक, फिर सब लिखवाऊंगी। पहला क्या है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन मतलब क्या समझते हो, मतलब एग्रीकल्चर के थ्रू पैसे कमाना। और कोई कुछ मंथन, क्या है, बोले मुझे क्या करना होगा, उनका प्रॉब्लम था, मेरा थोड़ी है, मुझे थोड़ी जाना है रिवॉल्ट में। अपने अकॉर्डिंग वो लोग बोलते थे कि इसका एग्रीकल्चर करो, मतलब ऐसा कुछ नहीं करके कुछ पर्टिकुलर लाइक इंडिगो का करवाते हैं, कैश क्रॉप। अभी एक शब्द निकल कर आया, कैश क्रॉप। क्या होता है कैश क्रॉप और क्रेडिट क्रॉप, बिल्कुल ऐसी फसलें उगाना या ऐसी क्रॉप्स उगाना जिससे मनी जो है तुरंत जनरेट हो चुके। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक होती है आपके फूड क्रॉप्स। तो फूड क्रॉप्स क्या होती है, जो खाने के पर्पज से उगाया जाता है, जैसे कि जो अनाज हो गया, गेहूं हो गया, दाल हो गया, चावल हो गया, एटसेट्रा। और एक होती है कैश क्रॉप, जिसको बेचकर आप क्या कमाओगे, पैसा कमाओगे। अब तुमने कॉटन उगा लिया है तो खाओगे क्या उसको, नहीं, उसको क्या करोगे, बेचोगे। फिर अगर कॉफ़ी हो गई, टी हो गया, शुगर कैन हो गया, टोबैको हो गया, गुटखा खाती है ये देखो, तो इसको भी क्या बोलते हैं, इसको कैश क्रॉप बोलते हैं, जिससे क्या जनरेट होगा, पैसा जनरेट होगा। तो यहाँ पर हो रहा है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। गॉट इट, जश बताओ, ठीक है। क्या पढ़ रहे हैं हम, इकोनॉमिक कॉज। तुम कैसे मिलके परेशान मत करो। चलो पहला क्या है, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो मैंने आपको बताया क्रॉप्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होता है आपका फूड क्रॉप्स, एक होता है आपका कैश क्रॉप।
फूड क्रॉप्स वो जिसको आप खाने के पर्पज से उगाते हो, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा आपका क्या हो गया, गेहूँ, बीट हो गया, राइस हो गया, या फिर दालें हो गई, लेंटाइल्स एटसेट्रा। एंड कैश क्रॉप्स में जिसको आप सेलिंग के पर्पज से उगाते हो। तो उस समय भी क्या होता था, फोर्स किया जाता था। जैसे इंडिगो का नाम सुना है, घर में मम्मियाँ वो बनियानों में नील देती है, आजकल के बच्चे तो लगवाते ही नहीं है ना ठीक है, तो वो क्या होता है, वो नील, दैट नील इज इंडिगो। तो वो इंडिगो जो है उसका एज ए डाई यूज़ किया जाता था, तो उसे यहाँ पर फोर्स किया जाता था। एंड उसको उगाने के बाद ज़मीन जो होती है वो पूरी तरीके से बंजर हो जाती है, ठीक है। एज वेल एज उससे हेल्थ पे भी कई सारे इफेक्ट्स पड़ते हैं। तो हमारे जो पीजेंट्स हुआ करते थे उन्हें फोर्स किया जाता था कि आप क्या करो, उसे उगाओ, ताकि उसको उगाएंगे तो उससे डाई बनेगा एंड उन लोगों के मार्केट में फिर यूरोप में वो चीज़ क्या करेगी, उन्हें हेल्प करेगी। तो ये हो रहा था कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की। किसान के पास खाने को नहीं है बट उसे फोर्स किया जा रहा है कि आपको क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके की क्रॉप्स उगानी है। नेक्स्ट क्या है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम की अगर हम बात करें तो जैसा कि तुम लोगों ने देखा प्रीवियसली कि जब एक एक स्टेट क्या होते जा रहा है, एनेक्स होते जा रहा है, मतलब उस जगह के अधिकार अब कंप्लीटली क्या हो गए हैं, इन लोगों के हाथ में आ चुके हैं। अब जब इनके हाथ में आ जाते हैं तो फिर ये अपने मन मर्जी से यहाँ पर टैक्सेस लगाने लगते हैं, ये दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। जब भी टैक्स लगाया जाता है तो बाकी की कंडीशंस को भी ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि आज गवर्नमेंट जब टैक्स लगाती है तो अगर किसी साल यहाँ पर अगर खेती वगैरह फसल वगैरह खराब हो जाती है तो टैक्स माफ़ी वगैरह तुमने सुना होगा, तो वो सब सर्कमस्टांसेस को भी ध्यान में रखा जाता है। एज वेल एज टैक्स लगाने के पहले ये भी कैलकुलेशन किया जाता है कि उतना जनरेट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट जब इन्हें इंडिया में दूसरे की ज़मीन मिली तो ये बिल्कुल पागल होकर बोरा गए कि अब हम कैसे यहाँ पर पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करें। इन्होंने ये तक नहीं देखा कि जिस ज़मीन के ऊपर ये इतना टैक्स लगा रहे हैं उसकी इतनी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी है या नहीं, वो इतना प्रोडक्शन कर पाएगी या नहीं। मनमाने टैक्स वसूली करी जाती थी। तो ये भी किस कॉज के अंदर आएगा, इकोनॉमिक कॉज में आएगा। ऐसी स्थिति आ गई थी कि सारे के सारे पीजेंट जो है इंडिया में कई सारी जगह पे कई सारे पीजेंट रिवॉल्ट्स भी हुए हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें अलग अलग लीडर्स उभर कर भी आए हैं। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति हो गई कि किसान जो है अपना रूरल बैकग्राउंड छोड़कर शहरों की तरफ शिफ्ट होने लग गए और बाहर जाकर सब दूसरे कामों में इंगेज हो गए। लोगों ने खेती करना ही छोड़ दी। इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो बेसिकली किसके ऊपर डिपेंडेंट हुआ करती थी, एग्रीकल्चर पर। बट इन लोगों ने इतना प्रेशराइज करा कि लोगों ने एग्रीकल्चर को एज ए ऑक्यूपेशन ही क्विट कर दिया। तो ये कौन सा कॉज हुआ आपका, इकोनॉमिक कॉज। नेक्स्ट क्या है, कॉन्स्टेंट फेमाइंस। कॉन्स्टेंट फेमाइंस मतलब, अरे वाह, लगातार। रिमोट किसके पास है, वो किसने क्या किया है इसमें, सैम तुम मना किया, ये झूठ बोल रही है, मारूं इसको, मारूंगी अभी। कॉन्स्टेंट फेमाइंस, जब लगातार फेमाइंस आ रहे थे और उस कंडीशन में भी कुछ ध्यान नहीं रखा जा रहा था, तो ये भी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉज होगा कि उनके लिए किसी तरीके का कोई कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा है। तो उसने भी काफ़ी सारा डिस्टर्बेंस यहाँ पर क्रिएट करा। नेक्स्ट क्या है, डिस्ट्रक्शन ऑफ रूरल इकोनॉमी एंड आर्टिसंस। अब क्या हुआ भाई, जब यूरोप के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन आया तो हर जगह इन्हें मशीनीकरण की आदत पड़ गई। इंडिया में भी इन्होंने सिमिलर चीज़ें करना स्टार्ट करी। तो हमारे यहाँ क्या होता था, जो रूरल बैकग्राउंड की लेबर्स वगैरह होती थी उनकी जो यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो एक तरीके से कट ऑफ हो गई, या फिर वो लोग क्या हो गए, पूरी तरीके से साइडलाइंस हो गए। मशीनों का उपयोग होने लगा, तो इस तरीके के आर्टिस्ट वगैरह की या हैंडीक्राफ्ट की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न रहा। नेक्स्ट क्या है, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन मतलब क्या होता है, अरे वाह, फ्लड मतलब क्या होता है, और ये क्या कर रहे हो, इतना गंदे इशारे कर रहे हो क्या, नाली, वो ड्रेनेज होता है। नाली ये क्या शब्द हुआ, कुछ भी मतलब, बिल्कुल ड्रेन मतलब बहना, क्या होता है, बहना, एग्जैक्टली। तो ये क्या है, वेल्थ। वेल्थ मतलब मनी, पैसा बह रहा है। तो कहाँ से कहाँ बह रहा है, इंडिया से ब्रिटेन में बह रहा है। इंडिया में नदी है गंगा नदी, और वहाँ पर एक नदी है थेम्स नदी। तो बोला जाता है गंगा का पानी जो है वो थेम्स में जाकर निचोड़ा जा रहा है, वहाँ पर भेजा जा रहा है। ऐसा होता था कि जितना भी पैसा इंडिया में जनरेट होता था वो पूरा का पूरा पैसा कहाँ पे डेवलपमेंट में लगाते थे वो लोग, यूरोप में, वहाँ पर लगाया जाता था। इंडिया में कोई भी किसी तरीके का सुधार नहीं हो रहा था। इंडिया से इतना लैंड रेवेन्यू जनरेट होता था, इतना पैसा जनरेट होता था, तो कुछ डेवलपमेंट यहाँ भी दिखना चाहिए, बट नहीं, यहाँ का पूरा पैसा बहा के कहाँ ले जाते थे ये लोग, यूरोप में ले जाते थे। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो ये सारे कॉजेज क्या हुए आपके, इकोनॉमिक
कॉजेज। तो अभी तक तुम लोगों ने क्या पढ़ा? सोशल कॉजेज पढ़े, रिलीजियस कॉजेज पढ़े, पॉलिटिकल पढ़े और अभी क्या पढ़े? इकोनॉमिक। तो समझ में आया कि रिवॉल्ट किसी एक कारण से हुआ था क्या? नहीं। अब अपने दोस्तों को सबको बताना, कल को मम्मी पापा बड़ी बड़ी बत्ती देगी मंगल पांडे का ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, बोलना नो हम बताते हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मिलिट्री कॉजेस। मतलब ओवरऑल हम यहाँ पर सारे सिपॉइज की बात करेंगे, सारे सिपाहियों की बात करेंगे कि उनके साथ क्या इश्यूज थे, उनके क्या प्रॉब्लम थे। आर्यांश बिना टिकट यात्रा नहीं करनी, आ जाओ लौट आओ। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे मिलिट्री कॉजेस के अंदर तो क्या होता था कि जैसे आर्मी है, अभी आर्मी में इंडियन सोल्जर भी है और यूरोपियन सोल्जर भी है, बट सोल्जर और सोल्जर इनकी रैंकिंग तो सेम है, तो इनका पे स्केल सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता था। इंडियन सोल्जर जो होते थे उनको हमेशा बिल्कुल लो ग्रेड पे रखा जाता था, उन्हें सबसे लीस्ट पेमेंट किया जाता था, जितना कम दे सकते हो उतना कम दो। तो इससे क्या होता है, एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन या हीन भावना जनरेट होती है। बेटा इतना लाड़ में नहीं आना है, हमारे यहाँ जो फाइन लगता है पता है कि नहीं? क्लास में मोबाइल बजता तो सब बच्चों को चॉकलेट खिलानी पड़ती है, साइलेंट कर लो। क्या मम्मी कॉल आ रहा है? मिनिमम 10 रुपीज। हाँ देखा, ये सब भूखते बैठे हैं मिनी, इसलिए क्लास में मोबाइल नहीं बजाना है, अलार्म भी नहीं, कुछ भी नहीं, नोटिफिकेशन भी नहीं। 10 रुपये चॉकलेट नहीं तो हर बच्चे को, और प्लस इंक्लूडिंग टीचर्स और गगन भैया और एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, भेदभाव हो रहा है कि दो सोल्जर, एक इंडियन सोल्जर एक यूरोपियन सोल्जर है, बट यहाँ पर दोनों का पे स्केल कैसा है? टोटली डिफरेंट है। सेकंड डिस्क्रिमिनेशन होता था रैंकिंग में। भाई अगर आज कोई आदमी सोल्जर और अगर अच्छा वर्क होता है तो उसका प्रमोशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बट यहाँ कोई प्रमोशन नहीं होता था, उसको हमेशा सोल्जर की पोस्ट पे ही रखा जाता था, बड़ी रैंकिंग या बड़े ऑफिसर के रूप में उसको कभी भी प्रमोट नहीं करते थे। तो इससे भी सिपाहियों के अंदर क्या हो रहा था? यहाँ पर गुस्सा भड़क रहा था। एक कारण ये हो गया। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारे शास्त्रों में या हमारे इतिहास में ऐसा बिलीव किया जाता है कि अगर कोई आदमी समुद्र पार करके चला जाता है तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है। ठीक है, क्यों? हमारी ईटिंग हैबिट्स अलग हैं, हम लोग यहाँ पर रहते, नॉन वेजिटेरियन कल्चर हमारे यहाँ शुरू से था क्या? नहीं था, ये सब मुगल्स के आने के बाद ज़्यादा प्रमोट हुआ है। तो वैदिक संस्कृति में इन सब चीज़ों का कोई उल्लेख नहीं है, कोई ये सब चीज़ें कंज्यूम नहीं करता था। ठीक है, तो क्या हुआ, ऐसा माना जाता था कि अगर कोई इंसान यहाँ रहता है तो उसका धर्म एकदम अच्छा रहता है, पवित्र रहता है, बट कल को अगर वो समुद्र लांघकर मतलब दूसरे देश में चला गया तो क्या जरूरी है उसको वहाँ पर ही रोटी सब्जी दाल चावल मिलेंगे? नहीं, उसको वहाँ पर वो झींगे कीड़े मकोड़े पता नहीं क्या क्या खाना पड़ेगा, तो उससे उसका धर्म क्या हो जाएगा? भ्रष्ट हो जाएगा। तो इसको बोलते थे कि उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। एंड बहुत ही कठोर बिलीव्स हुआ करते थे। अगर कोई चला जाता था सपोज, तो जब वो रिटर्न आता था उसको सोसाइटी से भी बॉयकॉट कर देते थे और उसके घर वाले भी उससे रिश्ता तोड़ देते थे और उसके परिवार को भी उस गांव से निकाल के फेंक दिया जाता था। अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स का तो काम ही था जगह जगह लड़ने झगड़ने जाना। हाँ गांधी जी भी गए थे ना, बट गांधी जी बहुत लेट गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऐसे तो एजुकेशन वगैरह के पर्पस से बाद में जाने लगे, बट ये कल्चर कहाँ से आया वही बता रही हूँ। तो क्या होता था, इन लोगों को जगह जगह पर लड़ने झगड़ने जाना होता था, तो अब इन लोगों को जरूरत पड़ती थी आर्मी की, और आर्मी के लिए सोल्जर्स कहाँ से आएंगे शहीद होने के लिए? इंडिया से आएंगे। अब इंडियन सोल्जर्स को भेजना है, बट इंडियन सोल्जर्स जो है रूरल बैकग्राउंड के हैं मैक्सिमम, तो उनके ऐसे बिलीफ थे कि हम नहीं जा सकते, हमारा धर्म क्या हो जाएगा? भ्रष्ट हो जाएगा। तो इन लोगों ने लालच देना चालू करा। इकोनॉमिकली तो इन्होंने वैसे ही सबको वीक कर दिया है, हमारे यहाँ पर सबको गरीब बना के छोड़ दिया है। अब इन्होंने लोगों को लालच देना चालू करा कि अगर आप चले जाते हो सी को क्रॉस करके तो आपको अलग से एक्स्ट्रा पेमेंट या फिर भत्ता जो है वो पे किया जाएगा। अब आदमी ऑलरेडी गरीबी में था, तो फिर उससे फोर्स हुआ, तो उसने बोला ठीक है मैं चला जाता हूँ। तो लोगों ने आना जाना क्या कर दिया, यहाँ पर स्टार्ट कर दिया, और सर्विसेज प्रोवाइड करने बाहर चले गए। उन्हें क्या प्रॉमिस किया गया था, क्या मिलेगा? एक्स्ट्रा भत्ता मिलेगा। साथ ही साथ कुछ और प्रॉमिसेस भी किए थे कि उस समय जो है चिट्ठी वगैरह का चलन चलता था। डलहौजी जब आया था उसने पहली बार पोस्टल स्टैंप, जो आप देखते हो ना वो लाल कलर के डब्बे, वो डलहौजी लाया था। ठीक है, तो हमारे यहाँ वो पोस्टेज स्टैंप का इंट्रोडक्शन तभी से हुआ था, चिट्ठी भेजने का कल्चर। तो फिर उन्हें बोला जाता था अगर आप बाहर सर्विस देने जाओगे तो आपको वो पोस्टेज स्टैम्प जो है वो फ्री में दिए जाएंगे कि तुम तुम्हारी फैमिली से कांटेक्ट में बने रहोगे। बट जब सोल्जर्स वहाँ पे गए तो उनको तो बिल्कुल सरप्राइज देखने को मिला कि हमें एक्स्ट्रा भत्ता पेमेंट बोला गया, वो तो छोड़ो बेसिक सैलरी भी नहीं मिल रही जो कि एकदम लिस्ट है। सेकंड प्रॉमिस क्या किया था? पोस्टेज स्टैम्प।
तो उन्होंने बोला चिट्ठी भेजनी है तो पोस्टेज स्टैम्प चाहिए। तो उन्होंने बोला पैसे, बोले कौन से पैसे, बोला आपने बोला था फ्री मिला, बोले नहीं कोई फ्री नहीं मिलेगा, अगर चिट्ठी भेजनी है तो क्या करो उसका पेमेंट करो। तो एक तरीके से आप देखो सोल्जर्स का किस लेवल पर ह्यूमिलिएशन किया जा रहा है या किस लेवल का टॉर्चर दिया जा रहा है। तो ये सब कॉजेज किस में आएगी, मिलिट्री कॉजेज में आई। समझ में आया कि ग्रुप जो सोसाइटी का एक है सोल्जर ग्रुप, वो किस चीज़ से हर्ट हुआ है, तो ये कई सारी मिलिट्री कॉजेज है। अदर देन दिस ऐसी अफवाह भी उड़ाई गई थी कि जो मिलिट्री कैंप्स वगैरह होते हैं जिसमें सोल्जर्स के लिए खाना रखा जाता है, उसके अंदर भी जो है यहाँ पर जानवर की हड्डियों का चूरा मिलाया गया है आटे में। तो इस तरीके की अफवाहों से भी सिपाही क्या हो गए थे, पूरी तरीके से भड़क गए थे। तब तुम मुझे बताओ कौन कौन से लोगों को में गुस्सा आ गया है यहाँ पर। ये मत बोलना हमको भी आ गया। किस किस को, क्या बुड्ढों को, क्या बुड्ढों को ग्रेसी ये पढ़ाया मैंने तुम्हें, बुड्ढों को गुस्सा आ गया। सभी सोसाइटी का एक एक वर्ग का आदमी यहाँ पर जो है वो क्या हो चुका है, भड़क चुका है। तो इसमें तुमने देखा कि सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं जिनके बिलीव्स हैं अपने रिलीजन को लेकर, धर्म को लेकर, छोटा बड़ा जो भी हो, क्या होता है जो हमारे घर परिवार में सिखाया जाता है, अगर आज हमें किसी धर्म के प्रति कट्टर बना देते हैं, मुस्लिम्स को देखा है छोटे बच्चे को बचपन से ही जो सिखाते हैं वो उसके एकदम कट्टर बिलीव्स होते हैं, जान देने के लिए भी बिल्कुल, उसको क्या देख रही हूँ मुसलमान है क्या सृष्टि शर्मा को घूर घूर के, ठीक है। तो जैसे बिलीव्स दिए जाते हैं बच्चा उसमें ही यहाँ पर बिलीव करता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक सेगमेंट ये आ गया, दूसरा कौन आया बताओ, बोलो। पीजेंट, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसके अंदर किसानों को ही हुई थी। जब ये रिवोल्ट हुआ था तो उसमें सबसे ज़्यादा भर भर कर किसान ही गए थे, बट किसानों में ये प्रॉब्लम हुई थी कि उन्होंने अपना दुश्मन ब्रिटिशर्स को नहीं समझा था। किसको समझा था, लैंडलॉर्ड्स को, ज़मींदारों को, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर एक मिडिल कार्ड प्ले करा था कि वो खुद से डायरेक्ट टैक्स लेने कभी भी नहीं जाते थे, वो उन्हीं के बीच में से किसी बंदे को उठाकर भेजते थे। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ, मेरी ये एकेडमी है, कल को मुझे फ़ीस लेना है, मैं फ़ीस मांगूंगी तो मैं आपको बहुत बुरी लगूंगी कि अरे मैम फ़ीस मांगती है, तो मैं क्या करती हूँ आज से तुम में से ही एक नेता बना देती हूँ कि जाके फ़ीस मांगना। तो कल को अगर तुम्हें गुस्सा आया तो तुम मुझ तक नहीं आओगे, तुम किसको मारोगे, उस नेता को मारोगे। तो ऐसे हमारे देश में वो नेता कौन बना, ज़मींदार, कि हमारे बीच में से ही लोकलाइट को उठाया गया और उसे टास्क दिया गया कि तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर टैक्स वसूली का काम करना है। तो वो किसान बेचारे मासूम कभी समझ ही नहीं पाए कि उसकी गलती नहीं थी, उससे वो टैक्स कौन निकलवा रहा था, ब्रिटिशर्स निकलवा रहे थे। तो ये जब रिवॉल्ट हुआ तो इसमें पीजेंट्स ने बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लिया एंड उसके अंदर उन्होंने सारे के सारे लैंडलॉर्ड से ही लड़ाई झगड़े करे, ब्रिटिशर्स तक वो हार्म नहीं पहुंच पाया। थर्ड क्लास कौन सी निकल कर आई है इसमें, सोल्जर्स की कैटेगरी। सोल्जर्स की कैटेगरी, उनके पास तो वेपन्स और आर्टिलरी भी है, तो वो सबसे ज़्यादा एग्रेसिव हुए। तो इस तरीके से सोसाइटी में कई सारे कॉजेज निकल कर आए और इतना सारा फ्रस्ट्रेशन लोगों के मन में 1600 से लेकर 1856 तक भरा ही हुआ था। इसके पहले एक इमीडिएट कॉज और हुआ था। उत्तर प्रदेश के अंदर एक जगह आती थी अवध, क्या नाम था, अवध। वो अवध नाम की जगह पर एक रूलर हुआ करता था। तो ब्रिटिशर्स एक दिन उसके पास गए, जब ये ऐसी एक्सपांशन पॉलिसीज कर रहे थे, इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लेव्स बोला, लोगों ने टॉलरेट कर लिया। फिर इन्होंने सब्सिडरी अलायंस बोला, लोगों ने टॉलरेट कर लिया। एक दिन अवध के राजा के पास गए, बोले तुम्हारा स्टेट हमको चाहिए। तो उसने पूछा क्यों, बोले तुम अच्छे से काम नहीं करते हो। बोले ऐसे किसने बोला, बोले ऐसा हमको लगता है। सो मेयरली ऑन द बेसिस ऑफ मिस गवर्नेंस, कि आप ठीक से रूल नहीं करते हो। अवध नाम का जो स्टेट है वो किसने छीन लिया था, ब्रिटिशर्स ने छीन लिया था। और ये बात इंडियंस को बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुई कि अभी तक ठीक है थोड़ा सा वैलिड लग रहा था, बट ये तो बिल्कुल ही यहाँ पर इनवैलिड बात हो गई है, बिल्कुल ही इलॉजिकल बात हो गई कि ठीक से रूल नहीं कर पा रहे हो इसलिए भी तुमसे तुम्हारा स्टेट छीन लिया है। क्योंकि ये इल्ज़ाम लगाना तो सबसे ईजी रहेगा किसी भी राजा पर, और कोई इसका प्रूफ भी नहीं है रूल कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। तो 1856 के अंदर, कौन से ईयर में, 1856 में उत्तर प्रदेश में एक जगह थी, क्या नाम था उसका, अवध। अवध नाम का जो स्टेट है वो किसने छीन लिया था, ब्रिटिशर्स ने छीन लिया था। क्या रीजन देके, मिस गवर्नेंस। कीवर्ड पकड़ के चलो, किस रीजन पे, मिस गवर्नेंस। तो 1856 में उसको छीना और लोगों के मन में ये गुस्सा कई सालों से चल ही रहा था। एंड एक चिंगारी का काम करा किसने, कार्ट्रेज इशू ने, जो कि क्या था यहाँ पर, इमीडिएट कॉज था। एंड फाइनली क्या भड़क गया यहाँ पर, रिवॉल्ट ऑफ 1857। समझ में आया सबको सारी कॉजेज, ये रिवॉल्ट कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, क्या रीजंस थे। तो ये हमने इसकी पूरी बैकग्राउंड से लेकर इसको उठाकर देखा, एंड तक रिवॉल्ट तक पहुंचा दिया है।
अब इसमें से कुछ फैक्ट्स निकाल कर पढ़ेंगे, कब स्टार्ट हुआ था, किस तारीख को स्टार्ट हुआ था, कौन कौन सा लीडर था। जब ये रिवॉल्ट हो रहा था तो इसको चैनलाइज किया गया था, अलग अलग जगह पे लीडर्स बनाए गए थे, उनका काम दिया गया था कि आपको जो है वहाँ से इस रिवॉल्ट को चैनलाइज करना है। फिर उनको सप्रेस करने के लिए अलग अलग ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स को भी अपॉइंट किया गया था, जैसे कि झांसी की रानी से जिनकी फाइट हुई थी उस ब्रिटिश ऑफिसर का नाम था यूरोज। क्या नाम था? यूरोज। जब उसकी फाइट हुई थी तो अंत में उसने स्टेटमेंट दिया था कि इंडियंस से मैंने इतनी लड़ाई करी और अगर उन सभी में एकमात्र मर्द से अगर मेरी किसी से लड़ाई हुई तो वो कौन है? झांसी की रानी। जज तो यही सोच रहा है मर्द कैसे एक्सप्रेशन उसने मुझे ऐसे ही दिए, क्या रही मैम क्या बोल रही, क्या मतलब है मेरी बात का, बोलो। ब्रेवरी, उनकी बहादुरी की वजह से उनको ये टाइटल दिया गया, समझ में आ गया? ठीक है, इसके आगे कल पढ़ेंगे। हाँ हाँ जा रही हूँ जा रही हूँ इतना जज्बाती मत हो। अंकल लिखवा भी दोगे ना? अरे सब लिखवाएंगे, ये तो बस समझाया क्योंकि इसमें एक्सप्लेनेशन था ना।